नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक रविवार को मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज होता है। आज रविवार है दोस्तों। आज मैं आपके चुनिंदा प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं, जो बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। दोस्तों, हमारे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे दर्शकों ने कमेंट किया था अपने अपने प्रश्न को पूछकर। उन प्रश्नों का जवाब भी मैंने कमेंट बॉक्स में दिया है। अभी जो चुनिंदा प्रश्न है उसका जवाब मैं यहाँ दे रहा हूँ। आइए दोस्तों, अब बिना समय गंवाए अब अपने हम मूल टॉपिक पर चलें, यानी प्रश्नोत्तर कार्यक्रम में। दोस्तों, पहला प्रश्न है दिनेश शाह जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि एक दूसरा व्यक्ति ने मेरे ज़मीन को कब्जा करके बेच दिया। ऐसी परिस्थिति में उस ज़मीन को प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? उत्तर में मुझे कहना है, दिनेश शाह जी, आप अपने ज़मीन को प्राप्त करने के लिए सिविल कोर्ट में जाएं। वहाँ टाइटल डिक्लेरेशन सूट फाइल करें उस व्यक्ति पर जिसने बेचा और वो व्यक्ति पर जिसने खरीदा। इन दोनों व्यक्तियों पर आप टाइटल डिक्लेरेशन सूट फाइल करने के बाद वहाँ यह साबित करें कि यह ज़मीन मेरी थी और मुझसे बलपूर्वक कब्जा करके यह व्यक्ति, जो बेचने वाला व्यक्ति है, उसने एक दूसरे आदमी को बेच दिया। अगर आप न्यायालय में यह बात साबित करने में सफल हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर न्यायालय की डिग्री आपके पक्ष में आएगी और आपका ज़मीन पुनः आपको वापस मिल जाएगा। और साथ ही साथ उस व्यक्ति का किया हुआ रजिस्ट्री, जिसने कब्जा करके आपके ज़मीन को बेचा था, कैंसिल कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है वंदना विश्वास जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरी माँ ने अपने दत्तक पुत्र को अपनी सारी संपत्ति वसीयत कर दी, लेकिन जब वो प्रोवेट के लिए वह पुत्र न्यायालय में जाता है, वहाँ उसे पता लगता है जो संपत्ति का खाता और प्लॉट नंबर है वह गलत है। क्या ऐसी परिस्थिति में वसीयत कैंसिल हो सकती है? वंदना विश्वास जी, उत्तर में मुझे कहना है कि वसीयत वह दस्तावेज है जिसमें कोई व्यक्ति अपने निजी संपत्ति का सारा उत्तराधिकारी उसके मरने के बाद नियुक्त करता है, यानी मरने के बाद उस संपत्ति का मालिक होता है। किस संपत्ति का वहाँ प्रोवेट हो सकता है? वो संपत्ति जो कि वसीयत पर लिखा हुआ है, स्पेसिफिक रूप से लिखा हुआ है, विशिष्ट रूप से लिखा हुआ है, जिसका खाता, प्लॉट और रकबा देना जरूरी है। चूँकि आपके वसीयत पर खाता, प्लॉट और रकबा गलत हो गया है, ऐसी परिस्थिति में उसमें प्रोवेट भी नहीं हो सकता और आपके नाम पर दाखिल खारिज भी नहीं हो सकती, यानी वसीयत को मान्य नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है संदीप सिंह जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे पिताजी ने अपनी माँ के नाम पर 13 कट्ठा ज़मीन आज से 20 साल पहले खरीदा था। अब मेरी चाचा की जो पत्नी है, वो मेरे दादी जी के संपत्ति जो मेरे पिताजी ने उनके नाम पर खरीदा था, उस संपत्ति का दान पत्र अपने नाम पर करवा लिया। क्या वह संपत्ति पुनः मुझे वापस मिल सकती है? उत्तर में मुझे कहना है, संदीप सिंह जी, आपकी संपत्ति आपको वापस मिल सकती है। इसके लिए आपको सिविल कोर्ट में जाना होगा। वहाँ टाइटल डिक्लेरेशन कम पोजीशन रिकवरी सूट फाइल करना होगा। इस केस के अंदर में आपको यह साबित करना होगा कि आपके पिताजी ने अपनी निजी कमाई से वह संपत्ति अपनी माँ के नाम पर खरीदी। अगर यह न्यायालय में आप साबित करने में सफल हो जाते हैं कि वह संपत्ति आपके पिताजी के द्वारा अपनी माँ के नाम पर 13 कट्ठा ज़मीन खरीदी गई, तब न्यायालय उस दान पत्र को कैंसिल कर देंगे और आपका ज़मीन आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर आप साबित करने में असफल रहे, वैसी परिस्थिति में दान पत्र वैलिड है और आपके चाचा जी की पत्नी जिनके नाम पर दान पत्र दिया गया है, अब वो उसके मालकीन हो जाएंगी। अगला प्रश्न है भूषण सिंह जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि अगर कोई ज़मीन के खरीदार को बाद में यह पता चले कि यह ज़मीन नाजायज़ रूप से हमें बेच दी गई, ऐसी परिस्थिति में वक्फ ज़मीन के खरीदार को कानूनन रूप से क्या क्या विकल्प बचा हुआ है? उत्तर में मुझे कहना है, रामभूषण सिंह जी, इसके लिए आप सिविल कोर्ट में क्रिमिनल और सिविल दोनों केस फाइल कर सकते हैं। क्रिमिनल केस के अंदर में उस व्यक्ति पर जिसने गलत रूप से आपको ज़मीन बेचा, उस पर 420, 467, 468 और 406 IPC का मुकदमा दायर कर सकते हैं। अगर आप उसमें साबित करने में सफल हो गए कि वह व्यक्ति गलत ढंग से वो ज़मीन बेचा, तो निश्चित तौर पर उसे 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। साथ ही साथ आप सिविल कोर्ट में एक मनी रिकवरी सूट ऑर्डर 37 CPC के अंतर्गत में दायर करें, ताकि जो आपने पैसा दिया है, उस ज़मीन का कीमत दिया है उस ज़मीन के विक्रेता को, और जो आपकी ज़मीन के रजिस्ट्री में खर्च बैठा है, उन सब पैसा को आपकी वापसी हो सके। न्यायालय अगर यह पाया कि ज़मीन बेचने वाला गलत किया है, गलत काम किया है, वो दूसरे की ज़मीन को जाली फरेबी रूप से आपके नाम पर बेच दिया, ऐसी परिस्थिति में न्यायालय जो है सेक्शन 33 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के पावर का उपयोग करते हुए आपके द्वारा विक्रेता को दिए गए पैसे को वापस करने का आदेश देगा। साथ ही साथ उस विक्रेता के द्वारा किए गए रजिस्ट्री को कैंसिल किया जा सकता है।
चूंकि वह रजिस्ट्री गलत थी। अगला प्रश्न है साबिर सिंह जी का। साबिर सिंह जी ने अपने प्रश्न में पूछा कि क्या जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 लागू है? क्या वहां पुत्रियों को भी अपने पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलेगी? उत्तर में मुझे कहना है साबिर सिंह जी, 2019 के पहले वहां आर्टिकल 370 भारतीय संविधान का लगा हुआ था। ऐसी परिस्थिति में जम्मू कश्मीर वालों की एक अलग कानून थी। उस कानून के अनुसार वहां पुत्रियों का कोई हक पैतृक संपत्ति में नहीं था। लेकिन 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद भारतीय हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में भी लागू हो गया। अब वहां पर हिंदू बच्चियों को अपने पिता के पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलता है। अगर आप चाहें तो वहां के कोर्ट में केस करके आप अपने अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है पवन वर्मा जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे पिताजी का पेंशन बकाया है। पेंशन बकाया की राशि वापस पाने के लिए मैंने सिविल कोर्ट में केस किया है और कोर्ट फीस के अलावा मुझसे 5,000 रुपये अधिक मांग की जा रही है। क्या यह उचित है? उत्तर में मुझे कहना है साबिर सिंह जी, सिविल कोर्ट के अंदर में कोर्ट फीस के अलावा अन्य कोई भी राशि फीस के रूप में नहीं ली जाती। तब आपसे अलग से जो 5,000 रुपया कोर्ट फीस के अलावा मांगी गई है वह गलत है। इस तरह का पैसा आप न दें। अगला प्रश्न है रामदम धाकड़ जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे पिताजी ने 2009 में एक जमीन खरीदी थी, लेकिन जब मैं दाखिल खारिज कराने गया उसके पहले ही जिस व्यक्ति ने जमीन बेचा था उसके परदादा ने उस जमीन पर केस कर दिया। लेकिन कुछ दिन के बाद परदादा भी मर गए और जमीन बेचने वाला भी मर गया। वैसी परिस्थिति में जमीन बेचने वाले के पास पुत्र नहीं था। उनकी पुत्रियों ने अपना नाम पटवारी के कार्यालय में दाखिल खारिज करवा लिया, बिना पटवारी को सही जानकारी दिए हुए। अब मैं क्या करूं? उत्तर में मुझे कहना है रामदम धाकड़ जी, आप उस दाखिल खारिज ऑर्डर के विरुद्ध में SDM कोर्ट में अपील करें। वहां आप यह साबित करें कि जिसके नाम पर दाखिल खारिज हुई है इनके पिता ने यह संपत्ति हमारे नाम पर 2009 में बेच दी। ऐसी परिस्थिति में SDM साहब आपके कागज को देखेंगे, आपके सेल डीड के डॉक्यूमेंट को देखेंगे, सही पाए जाने के बाद आपके नाम पर दाखिल खारिज का आदेश दे देंगे। तब आप पुनः उसी पटवारी के कार्यालय में जाएंगे। SDM के आदेश के अनुसार पटवारी महोदय आपके नाम पर उस जमीन का दाखिल खारिज कर देंगे। दोस्तों, इस प्रकार मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज समाप्त हुआ। इसमें मैंने चुनिंदा और इम्पोर्टेंट प्रश्नों का उत्तर आपको दिया। अगर आपको क्वेश्चन आंसर सीरीज पसंद आया या वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि उन लोगों के पास भी अगर उपरोक्त प्रश्नों के अनुसार कोई कानूनी समस्या है तो मेरे बताए गए उत्तर के अनुसार वो कानूनी रूप से न्यायालय में जाकर अपना निदान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, विशेष अगले वीडियो में।